तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज के इस मंडे नाइट रॉ के रिव्यू में। और ओ माय गॉड, फाइनली जो है मैं आपको टाइम पे रिव्यू भी दे पा रहा हूं। लेकिन मैंने कैसा दिन चुन लिया मंडे नाइट रॉ को लाइव देखने के लिए, मेरा दिमाग जो है बिल्कुल हो चुका है खराब। मैं फोन पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नहीं तो आपको टाइम दिखाता। इट्स 8:32 AM, लिटरली 2 मिनट हुए हैं अभी रॉ को खत्म हुए। और आज के शो को काफी ज्यादा हाइप करा जा रहा था, यानी कि शो शुरू होने से 1-2 घंटे पहले WWE ने कई सारी चीजें अनाउंस कर दी कि एक नई फैक्शन डेब्यू करने वाली है, शेन मैकमैन वापस आने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के ऊपर और एक नया कॉन्सेप्ट रिवील करेंगे जो कि क्रिएटिव के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और मैंने सोचा यार आज की रॉ जो है मैं लाइव देखनी मिस कर ही नहीं सकता, रिव्यू मुझे टाइम पे देना ही देना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, 5th-6th क्लास में बिना पढ़े जाते थे तो एग्जाम हो जाता था, लेकिन 12th क्लास का पेपर अगर आप बिना पढ़े दो तो क्या कभी किसी के नंबर आए हैं? भाई मेरे को तो नहीं लगता ऐसा केस होता है। और आज मंडे नाइट रॉ से पहले बैक स्टेज पूरा केओटिक था अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, और जो स्क्रिप्ट थी रॉ के लिए कोई है ही नहीं, यानी कि अनप्रिपेयर्ड थी पूरे तरीके से मंडे नाइट रॉ। और जो आज हमें शो देखने को मिला वो उसका रिजल्ट था। बात करेंगे पूरे शो के बारे में, फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दे गाइस और हम स्टार्ट करते हैं। और हमें देखने को मिलता है कि शो में अलग अलग प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, बार बार लाइट की फ्यूज उड़े जा रही है या फिर माइक में इश्यूज आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई इस पूरी चीज के पीछे है और लोगों का इंटरेस्ट काइंड ऑफ इस चीज में बना हुआ है कि ये फैक्शन कौन हो सकती है, किसका ये काम हो सकता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग था, शुरुआत अच्छी थी। अपोलो क्रूज और MVP का मैच होता है फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, और यहाँ पे भी अपोलो क्रूज इस मैच को जीत जाते हैं। ठीक ठाक मैच था, कुछ ज्यादा खास नहीं था। और MVP कंप्लेंट करते हैं मैच के बाद कि ये जो लाइट बार बार जा रही थी ये एक सेफ इन्वायरमेंट नहीं था काम करने के लिए और मैं इसकी वजह से मैच हार गया। अपोलो क्रूज को बॉबी लैशली अटैक करने की कोशिश करते हैं मैच के बाद, लेकिन वो वहां से भाग के चले जाते हैं और फिर वो माइक लेके कहते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं मुझे एज ए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन देखना चाहते थे, और क्योंकि वो मेरा पहला टाइटल था तो जो पुराना वाला टाइटल है मैं उनके कमरे में फ्रेम कराने वाला हूँ ताकि वो उनकी मेमोरी हमेशा रहे, और ये नया वाला टाइटल जो है मैं लेके घूमने वाला हूँ। तो एक अजीब सा रीजन उन्होंने यहाँ पे दिया कि अब टाइटल उनको क्यों चेंज करना पड़ रहा है, जबकि WWE ने ऑलरेडी टाइटल को अपडेट कर दिया है। तो अपोलो क्रूज यहाँ पे MVP को हरा चुके हैं, लेकिन MVP इतने गुस्से में थे कि उन्होंने एक रीमैच मांग लिया यहाँ पे अपोलो क्रूज से, और वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि आज ये लाइट वगैरह का क्या सीन चल रहा था, लेकिन मुझे एक और रीमैच चाहिए अपोलो क्रूज के अगेंस्ट। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है कि बैक स्टेज शेन मैकमैन के ऑफिस के बाहर एक जायंट सा खड़ा हुआ है और बहुत अंधेरा है, पता नहीं, बस एक छोटी सी क्लिप दिखाते हैं और अभी हमें फिलहाल कोई भी आइडिया नहीं है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। इसके बाद हमें देखने को मिलता है बैक स्टेज साशा बैंक्स और बेली खड़ी होती है और उनसे पूछा जाता है कि क्या तुम अब अपने टाइटल डिफेंड करोगे समर स्लैम के अंदर, और वो हंसते हैं, अपना वही सेम एटीट्यूड दिखाते हैं। और उसके बाद वो अपना एक प्रोमो एयर करते हैं, लेकिन उसके बीच में ही आस्का इंटरप्ट कर देती हैं और आस्का हमें देखने को मिलती हैं। तो उस चीज से यहाँ पे साशा बैंक्स और बेली बिल्कुल खुश नहीं थे और पीछे से उनके आ जाते हैं शेना बेजलर और वो कहते हैं कि मुझे भी उतनी अपॉर्चुनिटी चाहिए जितनी की आस्का को मिल रही है। और वो कहती है साशा तुमने जिस तरीके से बीच में घुस के रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप जीत ली वो चीज बिल्कुल भी सही नहीं है, और वो यहाँ पे मुक्का मारती हैं सीधा साशा को, और बेली कुछ करती नहीं है ऑब्वियसली क्योंकि उनको भी यहाँ पे जो है शेना बेजलर से कुछ करना है नहीं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है केविन ओवेन शो की सेगमेंट, जहां पे उनकी गेस्ट होती हैं लिव मॉर्गन और रूबी रायट। मतलब इस शो के पहले 10-15 मिनट खत्म हो चुके हैं, आधा घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है, और मैं सोच रहा हूँ ये शो पे चल क्या रहा है भाई, मंडे नाइट रॉ कर क्या रही है। बहुत से लोग कह रहे थे कि रॉ इस समय बेस्ट शो है, पिछले कुछ हफ्तों से बेस्ट शो था भी, लेकिन आज ये क्या हो गया आई डोंट इवन नो। तो केविन ओवेंस आते हैं, रूबी रायट को बुलाते हैं बाहर, और रूबी रायट कहते हैं कि उनको फाइनली मौका मिला था लास्ट वीक पेटन रॉयस को हराने का, और आइकॉनिक्स को उन्होंने जो है उनका मुंह बंद कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे केविन ओवेंस लिव मॉर्गन को भी इंट्रोड्यूस करते हैं क्योंकि यहाँ पे वो अरीना के अंदर आई हुई हैं आज, और रूबी रायट और लिव मॉर्गन को बेसिकली केविन ओवेंस पैचअप कराने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि यहाँ पे इन दोनों को मौका मिलना चाहिए एक दूसरे की बात सुनने का। और रूबी रायट कहते हैं लिव मॉर्गन को कि उन्होंने बहुत सारी गलतियां करी पुराने समय में जब रायट स्क्वाड के अगेंस्ट वो हो गई थी, लेकिन अब उनको वो रियलाइज हो रहा है कि कितनी इंपॉर्टेंस है लिव मॉर्गन की उनकी लाइफ के अंदर। और लिव मॉर्गन काइंड ऑफ उनकी बात मान नहीं रही होती, लेकिन आइकॉनिक्स आ जाते हैं यहाँ पे इंटरप्ट करने के लिए, और वो वही अनॉय करते हैं सबको, आके अपनी गंदी सी आवाज के अंदर बोर करते हैं सबको। और बेसिकली यहाँ पे माइक के अंदर सबकी दिक्कत आ रही होती है, यानी कि केविन ओवेंस भी माइक में बोल रहे होते हैं, बीच बीच में आवाज गायब हो जाती है, सेम गोज फॉर द आइकॉनिक्स। और हमें गाइस यहाँ पे देखने को मिलता है एंड में कि केविन ओवेंस कहते हैं कि भाई आइकॉनिक्स के लिए कोई माइक स्पेशली बंद करा सकता है, बहुत बकवास कर रहे हैं। तो बिली के और पेटन रॉयस दोनों चांटा मारते हैं ओवेंस को,
और ओवेंस मांगते हैं हेल्प यहाँ पे रूबी रायट और लिव मॉर्गन से और वो उन पर अटैक करते हैं। इसके बाद इन दोनों टीम्स का हमें टैग टीम मैच देखने को मिलता है जिसके अंदर यहाँ पे रूबी रायट और लिव मॉर्गन जीत जाते हैं और मैच के बाद आइकॉनिक्स इनको अटैक करने की कोशिश करते हैं लेकिन ये बच जाते हैं, सेव कर लेते हैं अपने आप को। तो एक चीज जो सबसे बकवास थी यहाँ पे कि केविन ओवेंस के साथ भाई चल के आ रहा है मंडे नाइट रॉ पे। पहले हमने देखा था कि कोई प्लान्स नहीं है उनके और बिल्कुल इस सेगमेंट को देख के तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि केविन ओवेंस के कोई प्लान्स नहीं है, कोई बड़ा मैच नहीं है समर स्लैम के लिए और इसी वजह से उनको यहाँ पे विमेंस के एक यूजलेस फ्यूड के अंदर इन्वॉल्व करा जा रहा है जो कि चीज मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है बैकस्टेज चार्ली कैरूसो खड़ी होती हैं और वो अपडेट देती हैं कि पीछे आज बैकस्टेज शो से पहले कुछ अटैक हुआ है जिसकी वजह से लाइट और माइक के इश्यूज आ रहे हैं। वो दिखाती है हमें टेक्निकल एरिया में कुछ बॉक्सेस नीचे गिरे हुए हैं और एमवीपी आते हैं उनके पास चल के, वो कहते हैं मैं यहाँ पे अपना टाइटल मैच हार गया और तुम्हें इन सब चीजों की पड़ी और वो उनको गुड न्यूज देती है कि अपोलो क्रूज ने तुम्हारा मैच एक्सेप्ट कर लिया, रीमैच का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। और यहाँ पे शेल्टन बेंजामिन आ जाते हैं और वो कहते हैं भाई मेरा किसी ने 24/7 चैंपियनशिप टाइटल चुरा लिया है, चल क्या रहा है पूरी मंडे नाइट ड्रॉ पे, अजीब अजीब चीजें हो रही है, भला समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है शो का सबसे प्रोबेबली बेस्ट पार्ट या फिर मैं कहना चाहूंगा दी ओनली बेस्ट पार्ट जो कि आज पूरे शो पे हमें देखने को मिला और ये थी ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन की सेगमेंट। मैकिंटायर आ जाते हैं और वो कहते हैं लास्ट वीक ऑर्टन ने मुझे अटैक करा, उस बात का मुझे बहुत दुख है और मैं ये बात बता दूं कि वो चीज अब कभी रिपीट नहीं होने वाली क्योंकि जितने मोटिवेटेड रैंडी ऑर्टन WWE चैंपियनशिप जीतने के लिए उतना ही मोटिवेटेड मैं भी हूं इसको रिटेन करने के लिए। और वो कई सारी बातें बोलते हैं रैंडी ऑर्टन के बारे में और वो कहते हैं कि मैं और रैंडी ऑर्टन दोनों ही चोजन वन थे लेकिन रैंडी ऑर्टन को तो सब कुछ ऐसे ही WWE ने हाथों में थमा दिया और उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी गलतियां करी हैं जिसकी वजह से उनको मुझसे भी पहले फायर हो जाना चाहिए था। तो ऑर्टन यहाँ पे आते हैं, उनके साथ रिक फ्लेयर खड़े होते हैं और ऑर्टन कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, उनको सब कुछ इसलिए मिला क्योंकि वो द बेस्ट एवर हैं, उन्होंने जो चीजें करी हैं वो डिजर्व करते हैं पूरे तरीके से। और वो मैकिंटायर को कहते हैं ये जो तुम चीजें बोल रहे हो बहुत लोग मेरे बारे में बोल चुके हैं, तो क्या तुम्हारे पास कुछ ओरिजिनल ओपिनियन है मेरे अगेंस्ट, कुछ ओरिजिनल बातें जो तुम कहना चाहो। तो ड्रू मैकिंटायर अपना टाइटल रखते हैं रिंग के बीच में और वो ऑर्टन को कहते हैं कि जो भी आजकल WWE में गलत हो रहा है वो तुम्हारा रीजन है। और वो कहते हैं कि तुमने कभी किसी सुपरस्टार की हेल्प नहीं करी, अंडरटेकर जैसे सुपरस्टार्स की लेजेंड्स की तुमने तो हेल्प ली लेकिन तुम बाकी सुपरस्टार्स की हेल्प नहीं करते। वो रिमाइंड करते हैं कुछ सालों पहले जब ड्रू मैकिंटायर एक बैड फेज से गुजर रहे थे और रैंडी ऑर्टन उनके पास केटरिंग में आए थे और वहां पे उनको कुछ एडवाइस दे सकते थे लेकिन ऑर्टन ने अपनी आप की समझी और कुछ खास करा नहीं। और मैकिंटायर कहते हैं कि समर स्लैम के अंदर मैं तुम्हारा चेहरा फोड़ने वाला हूं क्लेमोर किक लगा के और अपने टाइटल को भी रिटेन कर लूंगा। तो ऑर्टन कुछ खास यहाँ पे रिप्लाई नहीं करते और इस सेगमेंट इसी तरीके से खत्म हो जाती है। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा इस शो पे एक ही चीज देखने वाली है और वो ये सेगमेंट है, आपको डेफिनेटली जाके देखनी चाहिए। बहुत कमाल का प्रोमो था ऑर्टन और मैकिंटायर की तरफ से एंड आई रियली एंजॉयड इट। इसके बाद गाइस हमें बैकस्टेज देखने को मिलता है केविन ओवेंस को कन्फ्रंट करते हैं रिक फ्लेयर और वो उनको एडवाइस देना चाहते हैं कि भाई तुम लड़कियों के बीच में क्या फंसे हो, तुम मेरी एडवाइस लो ताकि तुम्हें भी ऑर्टन की तरह एक चैंपियनशिप का मौका मिले। और केविन ओवेंस कहते हैं मैंने भी बहुत गलती की है अपने करियर के अंदर और अब मैं उन चीजों को थोड़ा सा सही करने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि रैंडी ऑर्टन भी ऐसे ही बन जाए। तो रिक फ्लेयर कहते हैं भाई सीधी सी बात है मैं तो रैंडी ऑर्टन की साइड हूँ लेकिन अगर तुम मेरी एडवाइस लेना चाहते हो तो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। और केविन ओवेंस कहते हैं कि मैं प्रूव कर सकता हूँ कि मैं सही हूँ और नेक्स्ट वीक मुझे मैच चाहिए रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट और वो बेसिकली यहाँ पे उनको चैलेंज करते हैं इस बैकस्टेज सेगमेंट में। इसके बाद हमें देखने को मिलता है गाइस WWE के ऑफिशियल पैट बक और नाया जैक्स की सेगमेंट जो कि अगर आप आंखें बंद करके भी देखेंगे तो आपने कुछ मिस नहीं करा है। फिर टीवी म्यूट कर सकते हैं, टीवी ऑफ करके बिजली बचा सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग बट ये सेगमेंट किसी काम की नहीं थी। नाया जैक्स के बाल नाओमी से काफी इंस्पायर्ड है तो आप लोग इसके बारे में मुझे ओपिनियन बताएं कैसे लगे आपको नाया जैक्स का नया हेयर स्टाइल। लेकिन वो बेसिकली आके यहाँ पे पैट बक को कहते हैं तुम मुझसे एक मैच लड़ो और सारी चीजें सही हो जाएंगी, तुम मुझसे डर क्यों रहे हो। और यहाँ पे बेसिकली पैट बक क्या कहते हैं कि तुमने मुझे एक बार फिर से डिसरिस्पेक्ट दिया, तुमने WWE ऑफिशियल के साथ गलत किया है तो मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ इंडेफिनेटली विदाउट एनी पे, तुम्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे और तुम सस्पेंड भी हो गई हो। और नाया जैक्स इतने गुस्से में आते हैं कि वो एक बार फिर से अटैक करती हैं ऑफिशियल को और वहां से चली जाती हैं। एज आई सेड नो वन केयर्स अबाउट नाया जैक्स, कोई स्टोरी लाइन नहीं है, पता नहीं क्यों सस्पेंड करा जा रहा है, मुझे तो फर्क नहीं पड़ा, आप लोगों को पड़ा कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है R-Truth घूम रहे होते हैं 24/7 चैंपियनशिप लेके, उन्होंने ही चुराई थी शेल्टन बेंजामिन की और इसके बाद एक ट्रिपल थ्रेट मैच होता है अकीरा टोजावा और बेंजामिन के साथ उनका, जहां पे अकीरा टोजावा जीत चुके हैं और बन गए नए 24/7 चैंपियन। और ये निंजा वाली पूरी कहानी भाई समझ नहीं आ रही, 24/7 चैंपियनशिप इज टू ओल्ड ऑफ अ कॉन्सेप्ट फॉर मी नाउ, उतना एंटरटेनिंग भी नहीं रहा जितना पहले था और बिल्कुल अजीब सी चीजें चल रही थी आज रॉ पे।
जबकि उनकी स्टोरी लाइन थी कि ये पूरा शो अजीब है, ये एक्चुअली में अजीब था क्योंकि कोई स्क्रिप्ट ही नहीं थी। और फिर से मैं ये कहूँगा कि अगर बिना पढ़े आप 12th का एग्जाम देने चले जाएं तो बहुत कम चांस है कि आप पास होंगे, और बिल्कुल वैसे ही WWE आज इस शो में फेल हो गई। इसके बाद बैक स्टेज सेगमेंट में डोमिनिक मिस्टीरियो चैलेंज कर देते हैं सेथ रॉलिंस को फॉर अ मैच एट समरस्लैम, और वो कहते हैं लोग मुझे पागल समझते हैं लेकिन इस चैलेंज के बाद शायद और भी पागल समझेंगे, लेकिन अब समय आ गया कि मैं अपना एक पॉइंट प्रूव करूं। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है साशा बैंक्स और शेना बेजलर के बीच का मैच, और ये ऑब्वियसली पहले वाली सेगमेंट के आगे बिल्डअप था, एक कंटिन्यूड मैच था। और इस मैच की एंडिंग सुन के आपका दिमाग और भी ज्यादा खराब होने वाला है, क्योंकि आस्का आती है, बेली को रिंग साइड पे अटैक करते हैं और रेफरी एकदम से बेल के लिए बोलता है और ये मैच वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। मतलब एक ऐसा सुपरस्टार जो कि मैच में नहीं था, उसको अटैक करने पर भी मैच कैसे खत्म हो गया? कैन एनीवन इन द कमेंट्स प्लीज एक्सप्लेन मी? और क्या ऐसा कुछ हुआ रिंग के अंदर जो कैमरा पे कभी दिखाया नहीं गया? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और यहाँ पे बेसिकली होता क्या है गाइस, इसके बाद आस्का जो है एक रीमैच मांगती है साशा बैंक से समर स्लैम के अंदर, और शेना बेजलर भी रिंग के अंदर आ जाती हैं और वो कहती हैं मुझे भी मैच चाहिए। तो साशा यहाँ पे बेसिकली कहती है आस्का को कि मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन तभी अगर अगले हफ्ते तुम बेली को हराओगी एक मैच के अंदर। और यहाँ पे साशा बैंक्स भी अब वही गेम खेल रही है बेली के साथ जो कुछ हफ्ते पहले बेली उनके साथ खेल रही थी, एंड द ब्रेकअप इज कमिंग। समर स्लैम में शायद नहीं होगा इन दोनों का मैच आपस में, लेकिन डेफिनेटली अब WWE धीरे धीरे एंड तक पहुंच रही है इस साशा बैंक्स और बेली के जो टैग टीम चल रहा है इसके एंड के लिए। इसके बाद गाइस शेन मैकमैन का रिटर्न, जो कि करा गया था इतना ज्यादा हाइप, और मैं सोच रहा था कि लास्ट टाइम शेन मैकमैन अपना करियर जो है वो लूज कर गए थे अगेंस्ट केविन ओवेंस, लेकिन वो वापस आ गए। चलो कोई नहीं, ऐसा होता रहता है। शेन मैकमैन आते हैं, वी आर इंट्रोड्यूस्ड टू रॉ अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड क्या है? एक नया कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में WWE बात कर रही थी। बैक स्टेज अंधेरे में बिना रोप्स की रिंग में लोग लड़ रहे हैं और बस लड़े जा रहे हैं, कोई रीजन नहीं है। मेरे को तो इसका कोई मजा नहीं आया। आपको ऐसा लग रहा होगा शायद मैं बहुत नेगेटिव हूँ इस चीज में। आप लोगों को क्या पसंद आया प्लीज आप मुझे बताएं, क्योंकि मुझे बिल्कुल सेंसलेस चीज लगी। और इस पर्टिकुलर चीज में शेन मैकमैन को वापस लाने का क्या सेंस बना? उन्होंने एक्सप्लेन भी नहीं करा ढंग से कि ये चीज क्या है, क्या वीकली इसका तरीका रहेगा, किस तरीके से काम करने वाली है। बस रैंडम है, फाइट चले जा रही है, कोई भी किसी को चैलेंज कर सकता है वहां पे। और ये बेसिकली एक ऐसी चीज है जो कि डेफिनेटली शो को अच्छा नहीं बनाने वाली, एक ऐसी चीज जो कि लॉन्ग टर्म में शायद WWE के लिए और ज्यादा भी बेकार हो सकती है। तो ये चीज चले जा रही थी थ्रू आउट द शो, हमें अलग अलग चीजें देखने को मिल रही थी। कभी कोई आ गया, एक 7 फुट सुपरस्टार आ गया जिसका नाम आई डोंट नो व्हाट द हेल हिज नेम इज, लेकिन उसका नाम है गाइस डब्बा काटो। अब अगर आप इसको हिंदी में कन्वर्ट करें तो आपको लगेगा डब्बा काटो। तो आई डोंट नो व्हाट द हेल दिस नेम इज अबाउट, बट जो भी है इसमें हमें देखने को मिला। इसके बाद 2 बैक टू बैक सिंगल्स मैचेस एंजल गार्जा और एंजेलो डॉकिंस, जहां पे एंजल गार्जा जीत गए, और उसके बाद मॉन्टेस फोर्ड और अंड्राडे का मैच हुआ, जहां पे मॉन्टेस फोर्ड एकदम से अपना जो बटिस्टा वाला रोप हिलाने वाला सिग्नेचर करते करते रिंग में फेंट हो गए। और बाद में बैक स्टेज हमें पता लगता है कि भाई इनको तो किसी ने पॉइजन करा है, और पॉइजन किसने करा है इसका भी कोई आइडिया नहीं है। और इन टीम्स की आपस में बहसबाजी चल रही है कि आखिर कौन ऐसा कर सकता है मॉन्टेस फोर्ड के साथ। एक और चीज जो कि बहुत ओवरडन लग रही थी, और फिर बैक स्टेज हमें एक CCTV कैमरे की फुटेज दिखाई जाती है कि कुछ 5-6 लोग हैं निंजास की तरह ही ड्रेसअप हुए हुए हैं, और उन्होंने ही जो है सारी चुल मचाई है, जिसकी वजह से बिजली नहीं आ रही प्रॉब्ली मंडे नाइट रॉ में सही से। और कुछ लोग ट्वीट करके मुझे कह रहे थे कि USA नेटवर्क ने जो है WWE का पावर सप्लाई काट दिया क्योंकि रॉ इतनी बेकार थी आज। डेफिनेटली मेनी जोक्स कैन बी क्रिएटेड एंड दिस वाज गेटिंग सो बैड। तो सेथ रॉलिंस आते हैं रिंग में मर्फी के साथ, और वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ बात करने वाला हूँ डोमिनिक के बारे में, लेकिन उससे पहले वो टॉम फिलिप्स को कन्फ्रंट करते हैं और कहते हैं कि लास्ट वीक जब डोमिनिक मुझे अटैक कर रहा था तुम बहुत ज्यादा उसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन तुम वॉइस ऑफ रॉ हो, तुम ऐसे बायस नहीं रह सकते किसी एक सुपरस्टार के अगेंस्ट। और वो मर्फी को ऑर्डर करते हैं कि जाके अटैक करो टॉम फिलिप्स को, लेकिन समोआ जो बीच में आ जाते हैं, और पीछे से गाइस समोआ जो यहाँ पे ऑर्डर करते हैं कि ठीक है मैं रिंग के अंदर आ रहा हूँ तुमसे लड़ने के लिए, और सेथ रॉलिंस खड़े होते हैं चेयर लेके, लेकिन पीछे से डोमिनिक आते हैं उनको अटैक करते हैं एक बार फिर से, और इस बार सेथ रॉलिंस ऐसा लगता है कि शायद उनको मारेंगे, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो इज टू पावरफुल फॉर देम, और यहाँ पे वो एक 619 भी लगाते हैं जो कि काफी अच्छे तरीके से रॉलिंस ने सेल करी, और फाइनली उन्होंने चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लिया डोमिनिक का, और डोमिनिक अगेंस्ट सेथ रॉलिंस होने वाला है इन WWE एट समरस्लैम 1-on-1 मैच। पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये मैच रॉलिंस ने एक्सेप्ट कर लिया है। और फाइनली शो के एंड में हमें देखने को मिलता है रॉ अंडरग्राउंड का वो सेगमेंट जहां पे शेन मैकमैन खड़े हुए हैं, डॉल्फ जिगलर किसी रैंडम बंदे के साथ लड़ रहे हैं, हर्ट बिजनेस आता है वहां पे, और वो कहते हैं कि हमने इस चीज को टेक ओवर कर लिया है, और वो लड़ते चले जाते हैं और ये शो हो जाता है खत्म। मतलब यूजलेस पॉइंटलेस चीजें थी। क्या आपको लगता है यहाँ पे कोई स्टोरी लाइन थी? क्या आपको लगता है कॉन्सेप्ट था? ठीक है, मैं कह सकता हूँ फर्स्ट टाइम थी मंडे नाइट रॉ में कि हमें ये चीज देखने को मिली, तो 1-2 हफ्ते देखते हैं कि क्या होता है,
लेकिन आई हैव नो होप विद दिस एंड आई हैव नो होप विद द रेटिंग्स फॉर दिस मंडे नाइट रॉ. दिस वॉज नॉट अ गुड शो. सिर्फ ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन वाली सेगमेंट थी जिसने मुझे प्लीज करा, और आप कह सकते हैं एक हद तक सेथ रॉलिंस ने, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में लूप होल्स थे, बाकी सारी चीज़ें मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, और ये शो को मैं बहुत बेकार तरीके से ही रेट कर सकता हूँ. तो गाइस ये था आपका मंडे नाइट रॉ का रिव्यू. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी. अपने ओपिनियंस आप मुझे कमेंट्स में बताएं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया.